आपको सिंपल पेंडुलम की कंडीशन बता दी गई थी, हो गया था ना। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, सिंपल पेंडुलम कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो क्या करेंगे, टाइम पीरियड को अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपकी हो गई थी। नेक्स्ट आप लिखेंगे, सब हेडिंग बना लो उसी में बेटा, जो अगर सिंपल पेंडुलम को समझ लीजिए, अगर सिंपल पेंडुलम को हम लोग डिफरेंट क्या करें, ठीक है, सिचुएशंस में उसको ऑब्जर्व किया जाए तो उसका टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे वैरी करेगा, ठीक है, वो चीज़ें हम डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा, देखो ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइएगा, ऑसिलेशंस ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशन, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशन। Oscillation of pendulum in different situations. Oscillations of pendulum in different situations. पहला लिख लो, oscillations in oscillations in electric field, oscillations in electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी क्या है पेंडुलम है, ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे अप्लीकेबल तब होगा जब पेंडुलम चार्ज हो। अनचार्ज पेंडुलम का इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ पे अगर कोई चार्ज पेंडुलम आप लेते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे ऑसिलेट कराया जाता है, फील्ड जो होता है वो आपका क्या, जो उस पर क्या लग रहा है, वेट है, यानी कि एक बार लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, एक बार डाउनवर्ड और एक बार हॉरिजॉन्टल, अलग अलग डायरेक्शन मिलेंगे, ABC 3 केसेस लेंगे। तो अगर पेंडुलम को ऑसिलेट कराने के लिए अपवर्ड काम करेगा, चार्ज से पॉजिटिव, चार्ज कैसे पॉजिटिव, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड काम करेगा, वेट कितना काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पेंडुलम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पेंडुलम को अगर आप रखेंगे ना, उसका जो फोर्स डेवलप होता है बेटा वो फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप होता है। कोई भी अगर आपका पेंडुलम है तो उसे कहाँ गए, ठीक, अगर कोई भी पेंडुलम है उसे फील्ड के अंदर रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बुला लो नहीं तो चला जाएगा। अब तो इतना इम्पोर्टेंट ना करे तो गरीब बतिया लिया करें यार, प्रधानमंत्री जी तो नहीं है ना। चलो, तो उस केस में क्या होगा, जो पेंडुलम आपका होता है वहाँ पे वेट आपका क्या है, एनर्जी, वो आपका जो फील्ड के अंदर लगेगा ना, वो फील्ड अगर चार्ज जो आपका पेंडुलम के पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लगने वाला जो फोर्स होता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि Q × E इस तरह फोर्स लगेगा, क्योंकि कितना रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो जब हम लोग पेंडुलम को लेते थे, अगर कहाँ केस में केवल अंडर ग्रेविटी बात करते थे तो T = 2π√L/g लेते थे। क्या लेते थे बेटा, T = 2π√L/g। लेकिन यहाँ पे जब लेंगे ना तो चूँकि पेंडुलम पे आपका क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इसका नेट वेट जो आपका होगा इफेक्टिव क्या, पहले आपकी जब इफेक्टिव वेट आप लिखेंगे, इफेक्टिव वेट ऑफ पेंडुलम अगर आप लिखोगे बेटा तो ये होगा mg = mg माइनस कितना, इस पर फोर्स लग रहा है कितना है आपका बेटा, Q × E, Q × E हो गया, फोर्स कितना ऊपर लग रहा है, Q से ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा है और mg कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो नेट आपका जो आपका इफेक्टिव वेट हो गया mg - QE के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो m से डिवाइड कर दो, G = mg, यहाँ से m से डिवाइड हो m कैंसिल हो जाएगा, तो G माइनस यहाँ पे m है नहीं तो QE बाई क्या हो जाएगा, इसी को G' या इफेक्टिव कहा जाता है। क्या कहलाएगा, इफेक्टिव ऑसिलेशन होगा G की इफेक्टिव के बराबर G - QE/m होगा। और जब हम टाइम पीरियड निकालेंगे ऑसिलेशंस का तो हम लोग फार्मूला कर सकते हैं T = 2π क्या L/g लेते थे सिंपल पेंडुलम के लिए, तो G की जगह पे यहाँ पे G इफेक्टिव ले लेंगे, ठीक। सो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम
इलेक्ट्रिक की वैल्यू आ रही है ई माइनस कितना क्यू ई बाई एम के बराबर। तो ये टाइम पीरियड हो गया। अभी तो डिवाइडेड फैक्टर हमारा घट रहा है। अगर इसे ऐसा लोग करते हैं तो इसके तो डिवाइडेड फैक्टर क्या हो रहा है आपका घट रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू ऑसिलेशंस की जो होगी वो बढ़ जाएगी। डिवाइडिंग फैक्टर जब घटेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेगी इंक्रीज कर जाएगी। तो डिवाइडिंग फैक्टर घटने पे टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है वो क्या करती है इंक्रीज कर देती है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे एक लाइन लिख लो चाहे बेटा। देखिए पहला पॉइंट बना लो, फर्स्ट पॉइंट बना लीजिए। लिखिएगा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली क्या अपवर्ड। अगर वर्टिकली इस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है तो उस कंडीशन में ठीक है अपवर्ड, देन इफेक्टिव एक्सीलरेशन। डायग्राम बना लीजिएगा। इस केस में क्या होगा, जो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी होगी वो क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। नीचे डिवाइडिंग फैक्टर घट रहा है तो टाइम पीरियड की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। लिख लीजिए, नोट कर ले बेटा। इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन will be increases। जो टाइम पीरियड होगा एयर में जब उसे रखा गया था बेटा उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, बढ़ जाता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी इंक्रीजेस। इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी इंक्रीज। जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाती है। हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे सेकेंड बी पॉइंट बनाओ। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली कैसे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब कंडीशन क्या होगा। जो फील्ड है इसका डाउनवर्ड है, ठीक। जब डाउनवर्ड होगा ना तो हम इसे सेट कर देंगे। जब डाउनवर्ड होगा तो इसका क्या कितना काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे की तरफ वर्टिकली लग रहा है तो फोर्स भी इसके वजह से, जो फील्ड है फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो भी डाउनवर्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। जब ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा तो जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके पेंडुलम का वो यानी कि माइनस के नहीं लेते थे ना, जब ऊपर
डाउनवर्ड हो गया, नीचे की तरफ आपका काम कर रहा है उस केस में टी जी इफेक्टिव, तो जी इफेक्टिव आपके पास है क्यू डी प्लस क्यू डी वाई एफ, यहाँ पे आएगा डी प्लस क्यू डी वाई एफ। ठीक, अब की बात जुड़ गया, ऊपर जब लग रहा था तो कट गया। ठीक, तो अपवर्ड जब फील्ड होगा तो क्या होगा उस केस में, इफेक्टिव एक्सीलरेशन की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी बाई क्यू ई बाई एम, और जब आपका क्या है डाउनवर्ड आपका फील्ड लग रहा है तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करें बाई क्यू ई बाई एम। ठीक, ध्यान रखना ये तब अप्लीकेबल है जब जो आपका क्या है पेंडुलम है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। ठीक, कैसा है पॉजिटिव चार्ज, मैंने बुला दिला सर जी ने डांट दिया था तो बड़ा बुरा लग गया था। हाँ, क्लास छोड़ के नेतागिरी कर रहे हैं। हो गया, टी के हिसाब का होता है पेंडुलम को बनने में क्या नहीं होता, डाउनवर्ड फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर इफेक्टिव जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, और जब इफेक्टिव जी की वैल्यू इंक्रीज करता है जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है इंक्रीज सोल्यूशन न्यूक्लियर है। डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप दूसरी दीवार में लगा देना, दोबारा डायग्राम बनाकर पूरा लिखिएगा, उसी डिपार्टमेंट के अंदर लगा देना। टी की वैल्यू 2.10 अपॉन जी प्लस क्यू ई बाई एम। हो गया, तीसरा था लिखिएगा, तो आपने एक किया अपवर्ड, दूसरा किया डाउनवर्ड, और तीसरा अगर आपका फील्ड हॉरिजॉन्टली लगाया है, क्या कह रहे हैं हॉरिजॉन्टली अगर फील्ड को लगाया है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड लिखिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली कर लो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली लगाई गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, उस कंडीशन में क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हॉरिजॉन्टली लगाई गई हो तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगा वो क्यू ई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फील्ड लगाओगे तो फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रहेगा तो इस डायरेक्शन में, इसके लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या होगा वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा। ठीक, तो ये कंडीशन आपकी होगी, यहाँ पे ये भी क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आपका। तो पहला होगी क्यू ए अप्लाई हो सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेग हमारा है डाउनवर्ड, इस कंडीशन में क्या होगा थोड़ा सा आप लाइन किया, अब देखो क्यू ए हॉरिजॉन्टल है
एंटी वर्टिकल है, इन दोनों का बेटा जो रिजल्टेंट आएगा ना, क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा समथिंग आएगा। ठीक, तो अब की बात रिजल्टेंट को हम वेक्टर सम करके निकालेंगे, यानी कि दोनों का स्क्वायर बनेगा। ठीक, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो टाइम पीरियड आप रखेंगे ना, तो जी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, इफेक्टिव जी की जगह पे जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो हम लोग पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसी टर्म में मिलता है, ये पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं मुश्किल उसी टर्म में मिलता है, उसी टर्म में आप लोग लीजिए। तो टाइप पीरियड आप पेंडुलम एक्टिव और इंटरी, आपके पास कैसे एक्ट करना है और इंटरी अगर हम लोग एक्ट करते हैं उस केस में फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक्टिव और इंटरी। ये जो जी इफेक्टिव है इसकी जगह पे आप इतना रखोगे, अगेन होगा बेटा ये जी स्क्वायर प्लस यू ई बाई एम का क्या रूट एक आलेंगे था, फिर दोबारा रूट है, या इस रूट को अगर आपको रिप्लेस करना है तो पावर 1/2 लिख लेते हैं। अगर उस रूट को हमें क्या करना है, नीचे वाले रूट को अगेन हटाना है ना, तो कोई भी क्वांटिटी रूट से बाहर करके उसको रूट को रिमूव करते हैं तो पावर क्या होता है, 1/2 आ जाता है। ठीक, एक ऐसे लिख लो, आप दूसरा लिख लो, टी करके जैसा आसान रहेगा, रूट एल अपान इसके रूट को अगर हटाएंगे तो पूरे की पावर 1/2 हो जाएगा। तो पूरे ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन जी स्क्वायर प्लस ये बी अपान एम का होल स्क्वायर पूरे के पावर कितना 1/2, पूरे के पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसके लिए तो दिखा देते हैं जो टाइप पीरियड की वैल्यू बाय रूट एल अपान बी स्क्वायर प्लस टी बाय एम का होल स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक, तो ये टाइम पीरियड हो गया। अगर हमारा कोई भी पेंडुलम है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो 3 के सिचुएशन बनाए जाते हैं बेटा। फील्ड अपवर्ड है तब क्या होगा, डाउनवर्ड है तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तब क्या होगा। ठीक, और इस केस में भी देखो डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ रहा है, जब डिवाइडिंग फैक्टर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगा, घट जाएगी। ये लिखिएगा, लिखिएगा, इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, इन दिस कंडीशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन will be decreases। मतलब जब अपवर्ड आपने लगाया था फील्ड उस समय टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ा था, बाकी अगर डाउनवर्ड लगाया या हॉरिजॉन्टली लगाया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या कर जाती है, क्या करेगी, घट जाती है दोनों केसेस में। ठीक है, बोला जाए कब ज़्यादा घटेगी, तो जब डाउनवर्ड सीधा लगाओगे उस केस में आपका टाइम पीरियड ज़्यादा घटेगा, जब हॉरिजॉन्टली लगाएंगे घटेगा तो उसके रिस्पेक्ट में कम घटेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए,
अगर किसी पेंडुलम को बेटा हम लोग किसी लिक्विड में ऑसिलेट कराया जाए, इसमें किसी लिक्विड में ऑसिलेट कराया जाए तो उस कंडीशन में पूछा जाता है टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी वो एयर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा या वही रहेगा। ठीक, नोट कर लिया बेटा, जल्दी करो। कल आप दोनों देवियाँ कहाँ थी? हैं? अरे हमें भी मालूम है तुम कहते जंगल में थोड़ी रहेगी। हाँ, कैसा काम? अच्छा, आंटी जी नहीं थी, बोली कि आप लोग रखवाली करो, तो आंटी जी कहते लेके जाइए उसको, बच्चे को क्या दिक्कत है? मंदिर दोपहर में कौन जाता है? हाँ? चलो ठीक है, हो गया बेटा। कब जब हॉरिजॉन्टली आपने फील्ड को अप्लाई किया तो। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, अगर किसी लिक्विड में आप ऑसिलेट करते हो, इसको किसी लिक्विड में ऑसिलेट करते तो सिचुएशन क्या होगा? तो लिखिएगा ऑसिलेशंस इन ए लिक्विड, OSCILLATION, ऑसिलेशन इन ए लिक्विड। एक क्वेश्चन ये आता है जब आपको बोला गया ना, ठीक है, और एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर और 4 नंबर का मतलब सिलेक्शन से बाहर। ठीक, बाउंड्री लाइन पे हैं, ठीक, एक नंबर से जो है पता नहीं कितने लोग, कितने 100 लोग अंदर बाहर होते हैं। चलो देखो, तो बोला गया कि अगर किसी लिक्विड में किसी क्या पेंडुलम को बेटा ऑसिलेट करेंगे तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक, तो कंडीशन ऐसे मानो, ये कंडीशन दिया गया बेटा। जब किसी लिक्विड में किसी बॉडी को हम लोग डिप करते हैं, आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, उस पर एक अपसर्स फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? अपसर्स फोर्स लगता है। मान लो अगर लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है और जो हमारा बॉडी है यानी कि जो आपने बॉब लिया है उसकी डेंसिटी आपकी कितनी है? सिग्मा है। अगर इसकी डेंसिटी को रो ले लेते हैं और लिक्विड की डेंसिटी रो से दिखा दिया, बॉब की डेंसिटी को सिग्मा से दिखा दिया। ठीक, तो और इसका बालों में बीच इसका जो इसके लगने वाला था फोर्स होगा बेटा यह आपका। ठीक, इसका वेट कहाँ काम करेगा? आपका फोर्स अपवर्ड काम करेगा, वेट किधर काम करेगा? आपका डाउनवर्ड काम करेगा। जो आपका फोर्स होता है बेटा वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि बॉडी की डेंसिटी पे? जिस पे लगने वाला आपका फोर्स होता है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा या बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा? बॉडी की डेंसिटी में आपका फोर्स डिपेंड करता है। आपका फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? या बॉडी का हम लोगों ने सिग्मा लिया है और लिक्विड का उल्टा कर लो, बॉडी को सिग्मा ले लेंगे, इसको अगर सिग्मा लो ले लेंगे तो सिग्मा कोई भी ले सकते हैं, किसी को कोई, बट जो पैटर्न आप पढ़ेंगे उसी पैटर्न से कर लीजिए। ठीक, अगर मान लो लिक्विड को हमने क्या लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा ले लिया, बॉडी की डेंसिटी लो ले लिया। ठीक, उस पैटर्न का आपने जाके पढ़ा होगा, उसी पैटर्न का। इस केस में ध्यान रखिए इसीलिए आपका फोर्स लगता है या आपका फोर्स जो लगता है लिक्विड की वजह से वो लिक्विड यानी बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है। जिसकी वेट के बराबर डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर होता है, उसमें लगने वाला आपका फोर्स। तो लिक्विड का वेट यानी कि जितना इसका डूबा उसका मालूम क्या एडिट किया है मालूम वेट ना, इसके थ्रू का बी डेंसिटी लिक्विड कितनी है? सिग्मा इंटू। ये आपका फोर्स लगने वाला ब्लॉक पे हो गया। जो बॉब है तो आप पे कितना होगा? बी को सिग्मा इंटू डी। तो यहाँ पे सिग्मा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमेशा याद रखेंगे आपका बॉडी
का फैक्टर वो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये होगा सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। ठीक, आपका एक्सपीरियंस। ठीक, दूसरी चीज होगी अगर आप एक्टिव वेट निकालेंगे, एक्टिव वेट आपका पेंडुलम या बाप के पेंडुलम इन लिक्विड लिक्विड में एक्टिव वेट आप देंगे पेंडुलम समझ सकते हैं। तो इस केस में होगा एमजी डायरेक्ट की जो वैल्यू आएगी, एमजी इफेक्टिव की जो वैल्यू आएगी, ये होगा वेट एमजी माइनस एम और प्लस एमजी की वैल्यू। अगर इसकी डेंसिटी लो है, वॉल्यूम बी है, तो उसका जो मास है मास होगा, ठीक है, बी इंटू रो के बराबर होगा। और जी आपका पता है बी इंटू रो इंटू जी माइनस आपका फोर्स आपने लिखा बी इंटू सिग्मा इंटू जी। देखो बी जी दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? बी जी कॉमन है, तो बी ठीक है रो माइनस सिग्मा इंटू जी कॉमन बन गया। ये हो गया एम जी डेंसिटी। एम जी की वैल्यू जब मास आपने बॉडी है तो मास ऑफ बॉडी करेंगे तो ये भी हो जाएगा बी इंटू रो इंटू जी। देखो बी के दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जी हमें जी डैश हमें जी इफेक्टिव निकालना है, तो जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी, जी इफेक्टिव इक्वल हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन रो। ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली आपके उस लिक्विड में जो हमारा क्या होगा ब्लॉक है, ठीक है, उस पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना काम करेगा। हमें टाइम पीरियड निकालना था बेटा, क्या निकालना था? टाइम पीरियड ऑसिलेशन का निकालना है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन लिक्विड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन लिक्विड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन लिक्विड। जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप निकालोगे तो यहाँ से आपका बनेगा टी कंट्रोल का 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। ठीक, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू इतनी आएगी, ये वैल्यू आपका वैल्यू रखोगे तो रो माइनस सिग्मा अपॉन रो ये टाइम पीरियड होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अगर रो को आप ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं तो रो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा क्या 3 पाई एल इंटू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक, ये डिवाइडिंग फैक्टर के हैं, इसे लोग कहाँ ला सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। आर को चीज को फॉर्मूला हमने ये बना लिया, आर को देख सकते हो 3 पाई रूट एल इंटू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू। यहाँ पे भी टाइम पीरियड जो ऑसिलेशंस का होता है वो क्या करेगा, क्योंकि जी की वैल्यू घट रही है तो टाइम पीरियड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, टी डैश कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, इस केस में लिक्विड में जो आपका टाइम पीरियड होगा टी डैश इंटू पाई एल इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी के बराबर होगा। अगर कहा जाए कि जो टाइम पीरियड एयर में उसका है और जो लिक्विड में है उनके अगर रेशियो आपको निकालने हैं, क्या निकालना बेटा, रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे टी डैश अपॉन टी की जो वैल्यू आपकी मिलेगी, ठीक, वो अंडर रूट रो अपॉन क्या, ठीक है, रो माइनस सिग्मा के बराबर मिलता है। बॉडी है वो क्या है, जो बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी नहीं लिखा था क्या, हेडिंग देख लीजिए, ऑसिलेशंस इन लिक्विड बोला तो था हेडिंग, ऑसिलेशन इन लिक्विड नोट करिए।
अब यहीं पे लिख लो नीचे, ठीक है, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, इफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन एयर इज टी बराबर होगा 2 पाई L बाई क्या इज टी विच इज गिवन एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टी विच इज गिवन एज टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई क्या हो गया टी। टाइम पीरियड की वैल्यू टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई क्या हो गया टी के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप दिखा देते टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो गया टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी। अब कंडीशन क्या हमारा बन रहा है, अगर इसके बेस पर आप दिखाते हो कि टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई टी इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई क्या हो गया जी के बराबर हो गया, तो वहाँ से अगर डिटरमाइन करेंगे बेटा इसके बेस पे अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, इन दोनों को क्या किया जाए कंपेयर किया जाए, तो इसके बराबर क्वेश्चन के बाद कंपेयरिंग क्वेश्चन के बाद कंपेयरिंग क्वेश्चन क्या है फर्स्ट और सेकेंड टी डैश अपॉन टी की वैल्यू आप निकालो, टी डैश की वैल्यू रिक्वायर्ड है 2 पाई रूट L इनटू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इनटू जी अपॉन यहाँ हो जाएगा 2 पाई रूट L अपॉन कितना जी। देखो जी भी कैसे कैसे 2 पाई कैसे ऊपर बचा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, टी डैश अपॉन टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा की क्या बराबर हो जाएगा। यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आपका होता है, टाइम पीरियड ऑफ क्या ऑसिलेशन जो आपका होता है वो ठीक जो लिक्विड की डेंसिटी और क्या सॉरी बॉडी की डेंसिटी है और बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी के रूट के क्या होता है रेशियो के बराबर होगा, अंडर रूट के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पे चूँकि इतना फैक्टर घट रहा है ना, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेंगे इंक्रीज कर जाती है, ठीक। सो टी डैश ग्रेटर देन टी, यानी टाइम पीरियड पहले की तुलना में क्या होता है वो इंक्रीज कर जाता है, टाइम पीरियड की वैल्यू ठीक है इंक्रीज हो जाती है। कर लेंगे तो ये केस आपका होता है अगर टाइम पीरियड को हम लोग किसमें ऑसिलेट कराते हैं, पेंडुलम को अगर आप लिक्विड में ऑसिलेट कराते हैं तो टाइम पीरियड आपको देखो सिंपल अगर पूछा जाता तो पूछा जाता है इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर इज 20 सेकेंड एंड इट इज शिफ्टेड टू ए लिक्विड देन इट्स टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड नॉट डिटरमाइंड। तो आप बोलोगे उस केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है वो क्या कर जाती है इंक्रीज कर जाएगी, क्या करेगी इंक्रीज कर जाएगी। अगर डेंसिटी दोनों को दिए गए हैं तो रेशियो निकालना रहेगा, तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करके रूट सिग्मा अपार रूट रो अपार रो माइनस सिग्मा करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। रूट कितना रो ठीक है अपार रो माइनस सिग्मा जल्दी नोट कर लीजिए, तो माइनस सिग्मा कहाँ थे साहब, बाहर रहिए। ये बैड हैबिट है, मैं तुमको बुलवाया तो इतना इंपॉर्टेंट फ़ोन पे थे कि नहीं आ पाए। ये अननेसेसरी लोगों के फॉल होते हैं जो घंटे भर बात करते हैं, लाइफ को कैरियर चौपट हो जाती है बेटा, ठीक है। कोई घर का मेंबर अगर वो जान जाएगा आप क्लास में हो तो आपसे घंटा भर बात नहीं करेगा, ठीक। और तुम्हें बोला गया है कि इंपॉर्टेंट है, श्योर रहता है, एक क्वेश्चन आता है, उसके बावजूद भी तुम वहाँ से इतने इंपॉर्टेंट फ़ोन पे थे कि लौट के नहीं आए। आज आपको अलाउ नहीं होगा क्लास में, बाहर रहिए। ये मुझे पसंद नहीं है बेटा, मतलब इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी आपका फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट
था कि आपने यहाँ पाया? एक क्वेश्चन हर साल आता है और एक क्वेश्चन का मतलब सिलेक्शन से बाहर, सिलेक्शन से अंदर, या रैंक में इतना कोई किसी को KGM मिल रहा है उसको BRD मिल जाएगा। एक क्वेश्चन के राइट और रॉन्ग से इतना इफेक्ट होता है, बट समझ में नहीं आता बच्चों को। ठीक, चलिए आगे लिखिए। पेंडुलम इन ए लिफ्ट, पेंडुलम इन ए लिफ्ट, पेंडुलम इन ए लिफ्ट। पेंडुलम इन ए लिफ्ट। देखो होता क्या बेटा, अगर किसी लिफ्ट में आप पेंडुलम को रखते हैं, ठीक, उस केस में लिफ्ट आइदर अपवर्ड एक्सीलरेट हो या डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो, तो उस केस में टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक, बोला लो, ये भी पूछा जाता है, बोला लो, ठीक है, नहीं तभी तो आधा गया है, ये भी चला जाएगा। पेंडुलम इन ए लिफ्ट, ठीक, अगर लिफ्ट में किसी पेंडुलम को आप रखते हैं, क्या कहते हैं, लिफ्ट में किसी पेंडुलम को रखा जाता है और लिफ्ट क्या कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा होगा। ठीक, अपवर्ड जा रहा होगा, डाउनवर्ड जा रहा होगा। मान लो लिफ्ट है, इसके सीलिंग से आपने पेंडुलम को हैंग कर दिया। क्या किया? एक पेंडुलम को सीलिंग से क्या कर दिया आपने? हैंग कर दिया। अब अगर वो लिफ्ट यानी पेंडुलम जो है वो रेस्ट में, ठीक, जैसे ये ना एक्सीलरेट हो रहा है तो डीएक्सीलरेट हो रहा है। मान लो ये जो आपका लिफ्ट है ये रुका हुआ है, जिनसे बना हुआ है, ये रुका हुआ है। ठीक, अभी इसका जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ए की वैल्यू 0 है। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है? 0। मतलब ना तो अपवर्ड क्या एक्सीलरेट हो रहा है, ना तो डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है, रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में रहेगा तो उस केस में टाइम पीरियड निकालो L। ये क्या है? टाइम पीरियड क्या है आपका? ये हमारा लेफ्ट L है और इसको आप क्या है, इसका एक्सीलरेशन 0, तो इसमें खाली में ग्रेविटी काम करेगा G। क्या काम करेगा? G काम करेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में जो G है इसकी वैल्यू हो जाएगा एक्सीलरेशन निकालने, क्योंकि A की वैल्यू तो 0 है। ठीक, पहला केस बनेगा इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पहला केस बनेगा इफ लिफ्ट इज इन रेस्ट, या तो लिफ्ट रेस्ट में हो आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड जो भी लिख लो बेटा। ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, या तो रेस्ट में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो एक्सीलरेट नहीं होगा। और जब एक्सीलरेट नहीं होगा तो यहाँ पे इफेक्टिव जो G डैश होगा ना बेटा, G डैश की वैल्यू जो ये इफेक्टिव है इसकी वैल्यू आपको G के बराबर ही रहेगा ना, क्योंकि ना तो ऊपर जा रहा है एक्सीलरेट हो रहा है, ना तो डीएक्सीलरेट हो रहा है। जब एक्सीलरेट या डीएक्सीलरेट होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो उस कंडीशन में G इफेक्टिव की वैल्यू चेंज होती है। तो टाइम पीरियड से निकालेंगे, अगर आपको लिफ्ट में पेंडुलम को आपने हैंग कर दिया और लिफ्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव G की वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। तो इस केस में टाइम पीरियड T इक्वल टू होगा 2 पाई रूट L/G। अगर इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी चूंकि टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। ठीक, तो जब आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है n इक्वल टू 1/T। ठीक, तो वैल्यू आप निकालोगे 1/T की वैल्यू होगा 2 पाई रूट L/G। ये G ऊपर चला जाएगा तो फाइनली फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको कितना बेटा? 1/2 पाई रूट G/L। फ्रीक्वेंसी चूंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है तो टाइम पीरियड हो गया T इक्वल टू 2 पाई रूट L/G। n की वैल्यू होगा 1/2 पाई रूट G/, क्या हो जाएगा? यह होगा। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड आपका ऑसिलेशन का होगा चेंज नहीं होगा। अगर से हमने क्या, जो लिफ्ट है, लिफ्ट आपका कैसा हो, या तो रेस्ट में हो, रुका हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा हो। अभी जो बताया गया है, हर साल क्वेश्चन आता है, इससे पहले जो टॉपिक हुई है, इसीलिए आपको बुलवाए थे। ठीक है, कैसे बतिया रहे थे? बात करो भैया से हमारी सेम नंबर पे। अभी हम बताएं आपके भैया कौन भैया है, आप बताएं, क्लास हम छोड़ के आपसे बतिया रहे हैं। तो आपने बोला मेरा क्लास चल रहा है, तो फिर कौन सी इतनी बड़ी और लंबी बात थी कि 45 मिनट से तुम्हारे भैया बतिया रहे थे तुमसे?
तो 66 मिनट बाद ऑफ टाइम पे किया जाता है, क्लास के टाइम पे नहीं किया जाता है, ठीक है। इतने तो जिंदगी भर की कहानी आगे बता डालते हैं। 66 मिनट अननेसेसरी बात होता है, नेसेसरी बात नहीं होता है बेटा। तुम्हारे जैसे हजारों लोग डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हुए पढ़ाए हैं, ठीक, और पढ़े कितने हैं उनकी तो कोई नहीं। तो इसलिए ऐसी बातें ना किया करो जो कैरियर को आपका खराब करे, ठीक है। एक नंबर से के से कहाँ BRD में पहुँच जाओगे एक क्वेश्चन से, ठीक, और एक क्वेश्चन से सिलेक्शन से बाहर, सिलेक्शन से अंदर हो जाते हैं लोग, ठीक। वो तब प्रॉब्लम आती है जब रिजल्ट आता है और एक क्वेश्चन की वजह से कहीं और मिलना था, कहीं और पहुँच जाते या होना था, नहीं होते। चलो देखो, ठीक। तो पेंडुलम अगर इस केस में हो गया पहला बेटा, अगर ये कैसा हो, रेस्ट में हो या कांस्टेंट स्पीड से अपवर्ड या डाउनवर्ड आ जा रहा हो, तो उस कंडीशन में उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन आपका होता है इफ लेफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a, ठीक। इफ लेफ्ट इज मूविंग कहाँ पे बेटा, अपवर्ड विद एक्सेलरेशन कितना a। अगर a एक्सेलरेशन से लेफ्ट आपके ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर लेफ्ट को ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कराएगा तो सिचुएशन क्या होगा, मान लो ये लिफ्ट है आपका, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर लग रहा है, जी तो आपके कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। जी हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का है वो अपवर्ड है, आपको उस कंडीशन पर पढ़ाई गई थी, फोर्स पढ़ाया गया था, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी होती है, जी माइनस ए, जी प्लस ए या जी के बराबर होगा। जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो जी के इक्वल होगा, जी माइनस ए के इक्वल होगा, जी प्लस ए के इक्वल होगा। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, जी माइनस ए। कितने लोग कह रहे हैं जी माइनस ए होगा बेटा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, देन इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी, उस पर लगने वाला इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा, जी माइनस ए, जी प्लस ए या जी के बराबर। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसका रिलेटिव वैल्यू दोनों के सम के बराबर होता है, मान लो जोड़ता है। जब डाउनवर्ड आता है तब क्या होता है, जोड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो जी प्लस क्या होगा, ए होगा। तो पता है क्या, तो समय भी गाड़ी उधर जाती है दूसरी इधर आती है तो लगता है दोनों बड़ी तेज चल रही हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव वैल्यू क्या होता है, दोनों की डिफरेंस बहुत थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। तो उस केस में जी प्लस ए होगा, यहाँ टाइम पीरियड होगा, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 पाई रूट कितना एल अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक। अब जी इफेक्टिव की वैल्यू बेटा पुट कर दो यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन आपका बनता है, इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी बेटा वो जी प्लस ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो जो टाइम पीरियड है, अगर लिफ्ट यानी कि जी प्लस ए डिवाइडिंग फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी जो ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है वो वैल्यू घट जाएगा, वो तेजी से ऑसिलेट होने लगेगा, ठीक है। क्या होगा, ऑसिलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक। तो इस केस में टी की वैल्यू 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस जी प्लस ए हो गया, ठीक है। जैसे टाइम पीरियड भी क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। जो नेचुरल है, अगर आप एयर में ऐसे हैंग किए हुए हैं तो उसके इसमें जो टाइम पीरियड होगा उसके रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड की वैल्यू क्या कर जाती है बेटा, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेंगे तो टाइम पीरियड डिक्रीज है, यहाँ पर टाइम पीरियड सेम था बेटा, ठीक। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो अगर फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो क्या आएगा बेटा, ऊपर लिखते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगा एल इक्वल टू होता है 1 की वैल्यू रखोगे बेटा 1/2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए आ रहा है। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई रूट जी प्लस ए बाई एल हो जाएगा, ठीक। नीचे
नीचे होगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस विल डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस दैट इज टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल क्या करेगा डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जी प्लस ए होगा तो टाइम पीरियड ऑसिलेशन का जो होता है वो डिक्रीज करेगा विल डिक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में इंक्रीज करके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा ठीक है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस हो जाएगा ये के हिसाब का होता है यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो इंक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी नहीं मासलेस होगा ऑसिलेट कैसे होगा मासलेस होगा तो उसके इसमें ऑसिलेशन ही नहीं होगा कोई पर्सन को तो जी माइनस नहीं लगेगा स्लिप में कोई भी पर्सन हो हमेशा जी प्लस ही जब अगर अपवर्ड जाएगा तो इफेक्टिव वैल्यू बढ़ती है जब डाउनवर्ड आता है तो इफेक्टिव वैल्यू घटती है वो कोई पर्सन हो चाहे क्या हो कोई भी बॉब है या कुछ भी है अपवर्ड जाते समय इफेक्टिव जी की जो वैल्यू होगी वो जी प्लस ए होगा जब डाउनवर्ड आएगा तो जी और ए दोनों का डायरेक्शन सेम जब हो जाएगा तब जी माइनस ए होगा ओके बेटा तो यहाँ से दिखा देते हैं कि अगर आप क्या हो रहा है अपवर्ड जा रहा था ए एक्सीलरेशन से तो वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकल जाएगा तो ये हो गया टी की वैल्यू 2π√L/g + a ठीक टाइम पीरियड डिक्रीज किया फ्रीक्वेंसी क्या करी इंक्रीज करी इसी का नेक्स्ट हो जाता है बेटा अगर आपका जो ऑसिलेशन है ना एक्सीलरेशन ठीक वो अपवर्ड के बजाय कहाँ हो जाए डाउनवर्ड हो जाए ठीक अगला पॉइंट होगा हम इसी में बना दे रहे हैं इफ लिफ्ट इज मूविंग किधर बेटा ये थर्ड पॉइंट आपको जाएगा इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन है अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है कहाँ आ रहा है नीचे की तरफ तो जी भी डाउनवर्ड और ए भी क्या डाउनवर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए ना तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो इफेक्टिव जी की वैल्यू जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो यहाँ जी प्लस ए नीचे थे अभी वैल्यू हमारे अंदर जी माइनस क्या ए तो वैल्यू तो आ गया जी माइनस ए के बराबर हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2π/L/g माइनस ए यहाँ से टी की वैल्यू 2π/L/g माइनस क्या हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा अब के बाद देखो डिवाइडिंग फैक्टर घट रहा है इसका मतलब रिजल्टेंट वैल्यू क्या करेगी बढ़ेगी इंक्रीज करेगी तो यहाँ से निकालेंगे एडवोकेट लिफ्ट तो यहाँ टी की वैल्यू हो गया टी अब ये जो जी माइनस ए था वो जी प्लस था वो माइनस हो गया यहाँ लिखें हेंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल क्या करेगा देखो जी माइनस ये हुआ तो इंक्रीज किया इंक्रीजेस एंड फ्रीक्वेंसी विल उल्टा हो जाएगा टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी बेटा डिक्रीज करेगी टाइम पीरियड में अगर इंक्रीजमेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करती है आपकी डिक्रीज करती है ठीक तो यहाँ से हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा ओके तो ये केस आपका होता है यहाँ से कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा आपका निकल जाता है हो गया ये देखो हो गया तो ये तो डिफरेंट फैक्टर्स हो गए जिनकी वजह से बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है आपने इफेक्ट ऑफ फील्ड पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में वो सारे केसेस हो गए थे इफेक्ट ऑफ लिक्विड यानी कि किसी लिक्विड में अगर हम लोग ऑसिलेट कराते हैं तो उससे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा वो देख लिया आपने किसी लिफ्ट में अगर पेंडुलम को शिफ्ट कर दिया जाता तो उससे टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा वो चीज़ें आपकी हो गई ठीक
तो ये डिफरेंट केसेस है, बार बार आपको रिपीट होता रहता है, बार बार क्या होगा आपका रिपीट होता है, कैसे क्या टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप कर लीजिए बेटा, अगर किसी पेंडुलम को किसी एक्सीलेटेड व्हीकल में रख दिया जाए, कोई भी जैसे मान लो गाड़ी है, आप देखते होंगे का और विला वगैरह में आगे लोग कोई भगवान जी की मूर्तियाँ लगा रखते हैं, टांग देते हैं, कोई लोग बंदर चिड़िया और छिपकली टांग देते हैं, तो अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो जब गाड़ी एक्सीलेट होती है तो पीछे की तरफ आता है, और जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो कहाँ जाता है, वो आगे की तरफ जाता है। तो पूछा जा रहा है अगर किसी पेंडुलम को उसके बजाय एक पेंडुलम को टांग दिया जाए, ठीक, उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। अगर वो जो आपकी क्या है गाड़ी है वो जा रही है एक्सीलेटेड कंडीशन में हो, तब तो क्या होगा, स्ट्रेट पाथ पे तो एक्सीलेशन होने पे चेंज होगा। अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तभी वहाँ पे जी की वैल्यू में टाइम पीरियड में चेंजेस आएंगे। देखो कैसे ठीक हो गया। लिखिएगा हेडिंग, पेंडुलम इन एन एक्सीलेटेड व्हीकल। पेंडुलम इन एन एक्सीलेटेड व्हीकल। अगर बेटा किसी पेंडुलम को किसी व्हीकल में जो एक्सीलेट हो रही है, मानो अपना कार में ट्रक है कुछ भी, सपोज कि यहाँ से एक पेंडुलम था उसको आपने देख लिया, अगर ये रेस्ट में है, कैसा है अगर रेस्ट में है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये रेस्ट में है तब तो इसका जो टाइम पीरियड अगर लेंथ आपका यह है तो 98 होगा। बट अगर ये रेस्ट या जो भी गाड़ी है अगर ये उसी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस पर जी तो कितना नीचे काम करेगा, लेकिन जब ये वेक्टर आगे की तरफ एक्सीलेट होगा तो कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। इसकी वजह से इसका जो पोजिशन होगा बेटा ये शिफ्ट हो गए आपका कहीं समथिंग इस पोजीशन का, ठीक। और यहाँ आने का रीजन है जी डाउनवर्ड, और ये जो होगा इस पोजीशन की तरफ जाएगा। तो इफेक्टिव जो वैल्यू आपकी होगी, जो हमारा क्या होगा इफेक्टिव वैल्यू होगा, ये जी डैश की वैल्यू हो जाएगी। इफेक्टिव की जो जी होगा वो क्या लगेगा, उसकी म्यूचुअली क्या होगा, दोनों के वेक्टर सम के बराबर मिलेगा, ठीक। तो जो जी इफेक्टिव होगा इसकी वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, इस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव और जी इफेक्टिव की यहाँ वैल्यू जो मिलेगी बेटा अंदर वो जी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे तो टी 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव का लीजिएगा, ठीक। ये होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू है अंदर तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। रूट जब रिमूव करते हैं तो पावर क्या लिखते हैं 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो रखोगे एल अपॉन ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितना 1/2, जी स्क्वायर प्लस क्या, ठीक, ए स्क्वायर की पावर। तो ये टाइम पीरियड आपका होता है, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा। तो यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं टी 2 पाई रूट एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक। इसी में जल्दी से पॉइंट बढ़ा लो, ठीक है, ये खत्म हो जाए बोले। इफ़ और राकेट नहीं बाजी समझ के छाप रहे एकदम फोटो कॉपी, अच्छा नोट करो। बोले बेटा
if a simple pendulum is suspended, if a simple pendulum is suspended, simple pendulum is suspended in a car, simple pendulum is suspended in a car that is moving with constant speed v, that is moving with constant speed v in a circle of radius r, in a circle of radius r। मतलब कार किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, वेलोसिटी v है। आपने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलेशन, ए की वैल्यू जो होती थी ए की वैल्यू v²/r के बराबर होता था। तब जब कार आपको किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा बेटा, और एक कार है इसमें आप डालना, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किधर से? v वेलोसिटी से होगा। इसका जो पेंडुलम होगा इसका जी तो कहाँ पे डाउनवर्ड काम करेगा, लेकिन जब ये v वेलोसिटी से जा रहा है उसकी रेडियस की वैल्यू r है, तो इसके स्टेज पे बाहर की तरफ लगेगा क्या? v²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन v²/r। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी डायरेक्ट हम पाएंगे, तो जी इफेक्टिव यहाँ पे जब निकालोगे तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है बेटा, और मैं g² + v²/r का क्या होल स्क्वायर होगा। इस केस में ये वैल्यू हमारे आगे इफेक्टिव। तो टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा टी की वैल्यू आएगी 2π√L/G इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव की जगह पे वैल्यू हम ये बुक कर लेंगे, तो यहाँ से टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टी की वैल्यू मिलेगी 2π√L/G की इफेक्टिव वैल्यू आएगी। देखो इसको आप अगर पावर हटाएंगे तो लिख सकते हैं g² + v²/r का होल स्क्वायर। इस पूरे का पावर कितना बेटा? 1/2। इस तरह से लिख लेंगे तो g² + v²/r के होल स्क्वायर का पूरे का पावर कितना? 1। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया। अगर जो व्हीकल है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है उसका? किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डेवलप होगा, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन होगा, और इफेक्टिव वैल्यू जो आपकी क्या होगी ये कि वो चेंज हो जाती है। ठीक, अब इतना केसेज आपको जो यहाँ पे बंद है तो बेटा वो हो गए हैं। बचा हुआ जो पोर्शन यहाँ से पूछा जा रहा है, स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड जो बॉडीज़ हैं उनके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, कैसे होगा, कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका यूनिट। ठीक है, जो भी बचा है उसको कल इसका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, और हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्टेन है इस यूनिट से 1, 2, 3 क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला आज जो पढ़े हैं, कल जो पढ़ेंगे वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीछे वाला तो था उसका बेस था, वहाँ पे कभी कभी रेयरली बनता है, जो पूछा जाता है इधर बनता है।